Hello everyone. Today's lecture is about human development, a historical background. So we will start with the concept of human development. Man is a developing animal, and the study of development is the study of how and why human beings grow and change throughout life. मैन एक डेवलपिंग एनिमल है और विकास के अध्ययन में हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि ह्यूमन बींग्स किस तरीके से ग्रो करते हैं और अपने पूरे जीवन में किस तरीके से ह्यूमन बींग में बदलाव आते हैं. Development means the pattern of movement or change that begins at conception and continues throughout the human lifespan. विकास का मतलब होता है कि किसी भी ह्यूमन के पूरे जीवन भर में कंसेप्शन से लेकर उसकी मृत्यु तक के समय में किस तरीके से उनमें बदलाव आते हैं या किस तरीके के पैटर्न चेंजेस उनमें देखे जाते हैं. डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज ऑर्डरली एंड रिलेटिवली एंड्यूरिंग चेंज ओवर टाइम इन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस. तो डेवलपमेंट को हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि पूरे लाइफ टाइम में कंसेप्शन से लेकर ओल्ड एज तक की अवस्था में व्यक्ति में किस तरह के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक बदलाव आते हैं, उन्हीं को विकास कहा जाता है. फिजिकल डेवलपमेंट के अलावा न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर में किस तरीके से बदलाव आते हैं, व्यक्ति के बिहेवियर में किस तरीके से बदलाव आते हैं और व्यक्ति की सोचने की जो प्रक्रिया है उसमें किस तरीके से बदलाव आते हैं, ये भी विकास के अंदर ही आते हैं. In the first 20 years of life, these changes usually result in new, improved way of reacting, that is in behavior that is healthier, better organized, more complex, more stable, more competent and more efficient. किसी भी व्यक्ति में उसके जीवन के पहले 20 सालों में ये चेंजेस जनरली ऑब्जर्व किए जाते हैं और इन चेंजेस में ज़्यादातर व्यक्ति के रिएक्ट करने का तरीका इम्प्रूव होता है, व्यक्ति का बिहेवियर और ज़्यादा हेल्दी दिखाई देता है या उसका व्यवहार और ज़्यादा बेटर दिखाई देता है, बेटर ऑर्गेनाइज्ड वे में बिहेवियर दिखाई देता है, मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता है पर्सन, ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, कॉम्पिटेंट ज़्यादा दिखाई देता है और ज़्यादा एफिशिएंटली बिहेव करता है या किसी भी सिचुएशन को बेटर वे में हैंडल करता है. तो ये सब चेंजेस व्यक्ति में उसके पहले जीवन के 20 सालों में दिखाई देते हैं. तो यहाँ हरलोक की डेफिनेशन दी गई है. डेवलपमेंट मीन्स अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस इन एन orderly coherent pattern. It is a process in which the internal physiological changes and the psychological processes stimulated by them are integrated in a way which enables the individual to master further and a new environmental stimulation. तो हरलोक के अकॉर्डिंग विकास किसी भी व्यक्ति में ऑर्डरली वे में और प्रोग्रेसिव वे में होने वाले चेंजेस हैं जो कि व्यक्ति में एक फिक्स पैटर्न में दिखाई देते हैं और ये पैटर्न उसकी एज के साथ चेंज होते रहते हैं. ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति में आंतरिक फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखे जाते हैं और आंतरिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं व्यक्ति में होती हैं जो कि व्यक्ति को किसी भी नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में हेल्प करती हैं या किसी भी नई परिस्थिति के साथ समायोजित करने में व्यक्ति को हेल्प करती हैं. Development can also be defined as the changes in the structure, thought or behavior of a person which occur as a function of both biological and environmental influences. इसके अलावा विकास को इस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है कि विकास किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर में और उसके विचारों की संरचना में परिवर्तन को कहा जाता है और इस परिवर्तन का कारण मेनली व्यक्ति में बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस होते हैं या बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कारणों की वजह से व्यक्ति में ये बदलाव देखा जाता है. ज़्यादातर विकास के अंदर होने वाले बदलाव प्रोग्रेसिव होते हैं, रिग्रेसिव होते हैं
डेवलपमेंट को सिर्फ एज के माध्यम से ही एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। ओवरटर्न के अकॉर्डिंग एज सिर्फ किसी भी बिहेवियरल पैटर्न का या कोई एक पर्टिकुलर बिहेवियर किस एज में देखा जाता है उसका सिर्फ एक रफ एस्टिमेट देती है, लेकिन इससे ज्यादा एज कुछ नहीं बताती है या कोई एक पर्टिकुलर बिहेवियर होने का स्पेसिफिक टाइम क्या है या स्पेसिफिक कारण क्या है उसके बारे में एज नहीं बताती है। एज के अकॉर्डिंग जनरली हम ये देख पाते हैं कि कोई एक टिपिकल बिहेवियर कौन सी एज में व्यक्ति में देखा जाता है, इस चीज को हम एज के माध्यम से देख सकते हैं। लर्नर ने नोट किया कि कोई एक पर्टिकुलर बिहेवियर के दिखाई देने में व्यक्ति में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि व्यक्ति की बायोलॉजी है, उसका कल्चर है, उसके शारीरिक फीचर्स हैं, कैसी जगह पर वो व्यक्ति रह रहा है, वो स्थान है या उसके सोशो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, इन सब के बेस के ऊपर या इन सब के इंटरेक्शन की वजह से किसी व्यक्ति में कोई एक पर्टिकुलर बिहेवियर उसकी एज के अकॉर्डिंग दिखाई देता है। Development includes two contrast processes taking place simultaneously throughout life: growth or evaluation and atrophy or involution. तो डेवलपमेंट में दो तरह की कॉन्ट्रास्ट प्रोसेसेस एक साथ देखी जाती हैं, यानी कि एक तो है ग्रोथ और इवोल्यूशन जिसमें ग्रोथ होती है, और दूसरा है इन्वोल्यूशन यानी जिसमें व्यक्ति में ह्रास होने लग जाता है चीजों का। बोथ बिगेन एट कंसेप्शन एंड एंड एट डेथ। तो दोनों की दोनों ही ग्रोथ एंड इवोल्यूशन कंसेप्शन से स्टार्ट होती हैं, और एट्रोफी एंड इन्वोल्यूशन जो है वो ओल्ड एज से स्टार्ट हो जाती है और व्यक्ति की डेथ के साथ ही खत्म हो जाती है। जब भी कोई ह्यूमन जन्म लेता है तो उसके अर्ली ईयर्स में ग्रोथ बहुत ही तेज गति से होती है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस लाइफ टाइम देखने को मिलते हैं। और वहीं जैसे जैसे व्यक्ति ओल्ड एज की तरफ बढ़ता जाता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों के ह्रास देखने को मिलते हैं, जैसे कि एजिंग बढ़ने के साथ साथ उसके बॉडी पार्ट्स या उसकी फिजिकल अपीयरेंस में ह्रास होने लग जाता है, साइकोलॉजिकल या मेंटल एबिलिटीज में भी ह्रास देखने को मिलता है। The goal of developmental change is to enable people to adapt to environment in which they live. अब विकासात्मक चेंजेस का मेन लक्ष्य लोगों को उनके एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना सिखाना होता है या उनको एडजस्ट करने में हेल्प करना होता है, और इस गोल को अचीव करने के लिए व्यक्ति में सेल्फ रियलाइजेशन होना या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। इस चीज को एक अर्ज के माध्यम से समझा जा सकता है: द अर्ज टू डू व्हाट वन इज कैपेबल टू डू एंड द अर्ज टू बिकम द पर्सन बोथ फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली दैट वन वांट टू बी। अब यहाँ पर व्यक्ति में अर्ज दो तरीके की हो सकती है। दो तरीके से हम समझ सकते हैं कि एक तो व्यक्ति में कैपेबिलिटी क्या है, और दूसरी अर्ज हो सकती है कि वो क्या बनना चाहता है या वो शारीरिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से क्या बनना चाहता है या वो क्या करना चाहता है। अब ज़्यादातर लोग अपनी इस अर्ज को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं वो इस बात पर डिपेंड करता है कि व्यक्ति में जन्मजात एबिलिटीज़ किस तरीके की हैं, और उसकी जन्मजात एबिलिटीज़ के अलावा उसको ट्रेनिंग किस तरीके की प्रोवाइड की गई है। एलिजाबेथ हरलोक ने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी या ह्यूमन डेवलपमेंट को साइकोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच के रूप में बताया है जिसमें व्यक्ति में इंट्रा इंडिविजुअल चेंजेस और इंट्रा इंडिविजुअल चेंजेस का रीजन क्या होता है, व्यक्ति के अंदर खुद में चेंजेस किस तरीके से होते हैं, और उन चेंजेस का कारण क्या होता है, इस चीज का अध्ययन किया जाता है। It aim at description as well as explanation of age related changes in behavior in term of antecedent consequent relationship. तो ह्यूमन डेवलपमेंट या फिर मानव विकास का मेन एम
किसी भी ह्यूमन के बिहेवियर में होने वाले चेंजेस को डिस्क्राइब करना होता है, या उसकी एज से रिलेटेड जो भी उसमें फिजिकल या साइकोलॉजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, उनको एक्सप्लेन करना होता है। डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट जनरली विकास का अध्ययन 2 पर्सपेक्टिव को लेके करते हैं। एक पर्सपेक्टिव है लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव और दूसरा है सेगमेंटल पर्सपेक्टिव। लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव में जो डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट अध्ययन करते हैं या लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग अध्ययन जब किया जाता है, तो इसमें व्यक्ति के ग्रोथ और डिक्लाइन की कंप्लीट स्टडी की जाती है। उनमें किस तरीके से एज के साथ या एज बढ़ने के साथ किस तरीके से उनमें ग्रोथ हो रही है, या किस तरीके की डिक्लाइन या ह्रास हो रहा है, उन सब चीजों का अध्ययन कंसेप्शन से लेकर यानी गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक की अवस्था में किया जाता है। वहीं जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी सेगमेंटल पर्सपेक्टिव को लेकर अध्ययन करते हैं, वो ओनली किसी एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन के सेगमेंट के ऊपर फोकस करते हैं, जैसे कि ओनली चाइल्डहुड को स्टडी कर रहे हैं वो, या ओनली एडोलेसेंट एज के सेगमेंट को स्टडी कर रहे हैं, या अडल्टहुड या ओल्ड एज के सेगमेंट को स्टडी कर रहे हैं। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ स्पैन साइकोलॉजी, या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट भी हम कह सकते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट को स्टडी करने के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव जो रहते हैं वो यहाँ दिए गए हैं। फर्स्ट है टू ऑफर एन ऑर्गेनाइज्ड अकाउंट ऑफ डेवलपमेंट अक्रॉस द लाइफ स्पैन, की पूरे लाइफ स्पैन में किस तरीके से व्यक्ति में डेवलपमेंट होता है उसका ऑर्गेनाइज्ड वे में अध्ययन करना। व्यक्ति में अर्लियर और लेटर डेवलपमेंट के इंटरकनेक्शंस को स्टडी करना, कि व्यक्ति के जीवन के शुरुआती समय में किस तरह का विकास उसमें हुआ, और ओल्ड एज में या फिर अडल्टहुड के बाद किस तरीके से उनमें डेवलपमेंट हुआ, उनमें इंटरकनेक्शंस को स्टडी करना। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के मैकेनिज्म्स को स्टडी करना, to specify the biological, psychological and environmental factor that shape an individual development. व्यक्ति के बायोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक और वातावरणीय फैक्टर्स का अध्ययन करना, जो कि किसी भी इंडिविजुअल के विकास को एक शेप प्रदान करते हैं। व्यक्ति में होने वाले अपीयरेंस, बिहेवियर और उनके इंटरेस्ट में जो ज्यादातर चेंजेस देखे जाते हैं वो नॉर्मली कौन सी एज ग्रुप में होते हैं, या पर्टिकुलर एज ग्रुप में होने वाले फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस का अध्ययन करना। तो ये सभी ह्यूमन डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट की हिस्ट्री में सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर अध्ययन किए गए थे, और बाद में जब चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने देखा कि ओनली चाइल्ड डेवलपमेंट को स्टडी करने से ही ओवरऑल ह्यूमन के डेवलपमेंट की स्टडी हम नहीं कर सकते हैं, चाइल्ड के अलावा अडल्टहुड में भी स्टडीज की जरूरत है, तो उसके बाद अडल्ट डेवलपमेंट पर भी बहुत सारी स्टडीज की गई। तो यहाँ मेरी चाइल्ड डेवलपमेंट और अडल्ट डेवलपमेंट 2 सेगमेंट में हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट को बांटा गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। Havighod noted that interest in children have a long and rich history, but interest in adult began to develop seriously only in the later half of the 20th century. तो हेविघड ने 1903 में नोट किया कि बच्चों के डेवलपमेंट के ऊपर तो काफी पुराने समय से ही बाल मनोवैज्ञानिकों ने ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अडल्ट के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस 20th सेंचुरी के लेटर हाफ में किया गया। तो पहले हम चाइल्ड डेवलपमेंट या बाल विकास में किन लोगों ने किस तरह के अध्ययन किए वो हम देखते हैं। After analyzing samples of art and available publication, historian Philippe Aries 1962 concluded that in medieval time children were treated as miniature adults. तो फिलिप एरीज
ने 1962 में कंक्लूड किया कि मिडिवल टाइम में बच्चों को अडल्ट का ही एक छोटा फॉर्म माना जाता था। उनको इस बात पर क्रिटिसाइज किया गया और मिडिवल टाइम में ये देखा गया कि चाइल्डहुड को एक बहुत ही लाइफ की अलग फेज माना जाता था और एंशियंट इजिप्ट, ग्रीक और रोम में बच्चों के डेवलपमेंट के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया जाता था, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड स्टडीज काफी की गई थी एंशियंट इजिप्ट, ग्रीस एंड रोम में। Throughout history, philosophers have expressed different views regarding the nature of children and their rearing practices. तो मोस्टली हिस्ट्री को जब हम स्टडी करते हैं तो ज्यादातर फिलोसफर्स ने बच्चों के नेचर के ऊपर या फिर बच्चों को पालने के लिए किस तरह की प्रैक्टिसेस यूज करनी चाहिए पेरेंट्स को, इनके ऊपर अपने अलग अलग व्यूज एक्सप्रेस किए हैं। तो मेनली फिलोसफर्स रीडिंग प्रैक्टिसेस और नेचर ऑफ चिल्ड्रन के ऊपर ही फोकस कर रहे थे इस समय में। 3 such philosophical views are based on the notion of original sin, tabula rasa and innate goodness. तो इसी तरह की फिलोसफिकल व्यूज में से 3 तरह के व्यूज मेनली ज्यादा नोटिस में आए, जिनको सिन, टेबुला रासा और इनेट गुडनेस के नाम से जाना गया। मिडिल एजेस के ड्यूरिंग ओरिजिनल सिन का जो व्यू था, उस व्यू के अकॉर्डिंग बच्चे बेसिकली बैड नेचर के होते हैं, यानी बच्चों का नेचर ही जन्म से बुरा होता है। वो इस दुनिया में एविल के रूप में बोर्न होते हैं या एक एविल के रूप में ही जन्म लेते हैं। द गोल ऑफ चाइल्ड रेयरिंग वाज साल्वेशन टू रिमूव सिन फ्रॉम द चाइल्ड लाइफ। और बच्चे को पालने का मकसद होता है उस बुराई को बच्चे से खत्म करना, यानी कि पेरेंट्स का काम होता है, बच्चा जन्म से बुरा पैदा होता है और पेरेंट्स का काम होता है बच्चे से उस बुराई को खत्म करना। अब 17th सेंचुरी के एंड में इंग्लिश फिलोसफर जॉन लॉक ने टेबुला रासा का व्यू प्रपोज किया और टेबुला रासा के अकॉर्डिंग जॉन लॉक ने बताया कि बच्चे ब्लैंक टैबलेट की तरह होते हैं और वो अपने सारे कैरेक्टरिस्टिक, अपने सारे व्यूज या फिर अपना बिहेवियर सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से गेन करते हैं। जॉन लॉक बिलीव दैट चाइल्डहुड एक्सपीरियंस आर इम्पोर्टेंट इन डिटरमाइनिंग अडल्ट कैरेक्टरिस्टिक। तो लॉक का मानना था कि बच्चे के चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस उसके अडल्ट कैरेक्टरिस्टिक को बनाते हैं, यानी उसके बचपन में एक्सपीरियंस किस तरीके के रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि बड़े होकर वो किस तरीके से बिहेव करता है या किस तरीके की उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। लोग ने पेरेंट्स को एडवाइस किया कि वो बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें और उन्हें सोसाइटी में एक अच्छा मेंबर बनने के लिए कंट्रीब्यूट करें, उनको अच्छी आदतें सिखाएं। वहीं 18th सेंचुरी में स्विस बोर्न फ्रेंच फिलोसोफर थे जीन जैकस रूसो। उन्होंने इनेट गुडनेस का व्यू दिया या इनेट गुडनेस की विचारधारा प्रकट की। उन्होंने मेनली इस बात पर फोकस किया कि बच्चे जन्म से अच्छे होते हैं और उनको और बेहतर बनाने के लिए या नेचुरली ग्रो करने के लिए पेरेंटिंग के ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, यानी कि पेरेंटिंग अच्छी होनी चाहिए तभी बच्चा एक अच्छी ह्यूमन बीइंग के रूप में डेवलप होगा। इस बात पर जीन जैकस रूसो ने फोकस किया। ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी एंड अ हाफ देयर हैज बीन During the past century and a half, there has been growing concern in our society regarding the nature of children and way to improve their well-being. अब पिछले कुछ समय से हमारी सोसाइटी का मेन फोकस बच्चों के नेचर के ऊपर और उनके नेचर को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है इस बात के ऊपर ज्यादा रहा है। आजकल चाइल्डहुड को एक बहुत ही यूनिक पीरियड के रूप में देखा जाता है, जहां ये माना जाता है कि अडल्टहुड की फाउंडेशन होती है चाइल्डहुड, यानी कि वहां अगर चाइल्डहुड में बच्चे के एक्सपीरियंस अच्छे रहेंगे तो बच्चा जब बड़ा होगा तो उसकी पर्सनैलिटी अच्छी बनेगी, उसका बिहेवियर अच्छा बनेगा, उसका पर्सपेक्टिव अच्छा बनेगा।
Most approaches to childhood identify distant period in which special skill are mastered and new life tasks are mastered. ज्यादातर लाइफ स्किल या फिर टास्क चाइल्डहुड में ही बच्चे ज्यादा बेटर वे में सीख पाते हैं। यानी चाइल्डहुड एक ऐसी अवस्था होती है जहां बच्चा अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है, नए टास्क सीख सकता है। अब चाइल्डहुड को एक बहुत ही स्पेशल टाइम के रूप में देखा जाता है जहां बच्चे की ग्रोथ बेटर वे में हो सकती है या बच्चे में सकारात्मक बदलाव लाए जा सकते हैं। लेकिन वो सकारात्मक बदलाव लाने के लिए पेरेंट्स को वहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा बच्चों में, बच्चों की केयर अच्छे वे से करनी पड़ेगी, बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा, उनको पॉजिटिव चीजें सिखानी होंगी, तभी बच्चा पॉजिटिव बिहेव करेगा या फिर पॉजिटिव पर्सपेक्टिव बच्चे में दिखाई देगा। Children are protected from exploitation through strict child welfare laws and efforts are made to nurture childhood by providing a favorable environment. इसके अलावा आजकल बच्चों को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए बहुत सारे चाइल्ड वेलफेयर लॉज भी देखने को मिल रहे हैं और बच्चों के चाइल्डहुड को नर्चर करने के लिए उनको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। इस तरीके की बातें चाइल्ड डेवलपमेंट की हिस्ट्री में या हम कहें कि ह्यूमन डेवलपमेंट की हिस्ट्री में देखने को मिली है। अब हम बात करते हैं अडल्ट डेवलपमेंट की। Childhood development is important, but a complete view of development requires that developmental changes in the adult years should also be considered. तो बाल विकास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कंप्लीट डेवलपमेंट को देखने के लिए या कंप्लीट डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करने के लिए अडल्ट डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। द ट्रेडिशनल अप्रोच टू डेवलपमेंट एम्फेसिस एक्सट्रीम चेंजेस फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस, little or no changes in adulthood and decline in old age. अब ट्रेडिशनल अप्रोच की जब हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में, तो वहां पर नॉर्मली जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चेंजेस देखने को मिलते हैं बच्चों में। अडल्ट एडोलेसेंट से लेकर अडल्टहुड तक बहुत ही थोड़े चेंजेस देखने को मिलते हैं और अडल्टहुड से जब व्यक्ति ओल्ड एज की तरफ जाने लग जाता है तो व्यक्ति में जनरली डिक्लाइन या ह्रास देखने को मिलता है। लाइफ स्पैन अप्रोच का मेन इम्फेसिस विकासात्मक बदलावों के ऊपर होता है जो कि मेनली अडल्ट चाइल्डहुड में देखे जाते हैं, चाइल्डहुड के साथ साथ अडल्टहुड में भी देखे जाते हैं। In the 20th century, throughout the world, life expectancy has increased amazingly due to improvement in sanitation, nutrition, and medical knowledge, but the maximum span of human life has not changed. 20th century में देखा गया कि ओवरऑल वर्ल्ड में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे सैनिटेशन इम्प्रूव हुआ, न्यूट्रिशन इम्प्रूव हुआ, अच्छी हेल्दी डाइट लेने लग गए लोग, मेडिकल नॉलेज ज्यादा बेटर हुई, मेडिकल साइंस बेटर हुई, तो उससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बेटर हुई, लेकिन मैक्सिमम स्पैन ऑफ ह्यूमन लाइफ में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला। फॉर टू लॉन्ग इट वाज बिलीव्ड दैट डेवलपमेंट वाज समथिंग दैट हैपेंड ओनली इन चिल्ड्रन। बहुत लंबे समय तक सिर्फ ये बात सोची जाती रही कि विकास का मतलब सिर्फ बच्चों में बदलाव होना या बच्चों में चेंजेस आने को ही विकास कहा जाता है। लेकिन धीरे धीरे ये चीज समझी जाने लगी कि ओनली बच्चों में विकास को ही हम विकास नहीं कहेंगे। विकास कंसेप्शन से लेकर डेथ तक की अवस्था तक या कंसेप्शन से लेकर ओल्ड एज की अवस्था तक जो भी चेंजेस हमारे अंदर आते हैं उन सभी को मिलाकर विकास कहा जाता है या मानव विकास के रूप में देखा जाता है। बट इट हैज बीन फाउंड दैट अ ग्रेट डील ऑफ चेंज गोज ऑन इन द नेक्स्ट 5 or 6 decade of life. Sees and Feldman have presented a description of development after age 20. अब Sees and Feldman ने 20 साल की एज के बाद किस तरीके का विकास व्यक्तियों में जनरली देखा जाता है उस चीज के बारे में बताया था। The next 5 or 6 decades are every bit as important not only to those adults who are passing through them but to their children who must live with and understand parents and grandparents. अब सीस एंड फिल्डमैन का कहना था कि वयस्का अवस्था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 20 साल के बाद की जो अवस्था आती है व्यक्तियों में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वहां व्यक्ति सिर्फ अपने डेवलपमेंट को नहीं देख रहा है बल्कि वो अपने व्यूज, अपने इंटरेस्ट,
अपनी पर्सनैलिटी, अपना बिहेवियर कहीं ना कहीं बच्चों में भी पास कर रहा होता है और अपने खुद के पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को समझ रहा होता है, बच्चों बच्चों को कहीं ना कहीं बेटर ह्यूमन बनने में मदद कर रहा होता है। The changes in the body, personality and abilities through these later decade are great. तो व्यक्ति में अडल्टहुड में नॉर्मली उनके शरीर में, पर्सनैलिटी में और उनकी एबिलिटीज में बहुत ही अद्भुत बदलाव देखने को मिलते हैं। डेवलपमेंटल टास्क आर इम्पोज्ड बाय मैरिज एंड पेरेंटहुड बाय द वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ फिजिकल prowess and of some intellectual capacities by the children's flight from the nest, by the achievement of an occupational plateau, by retirement and the prospectus of final extinction. तो नॉर्मली 20 साल के बाद